नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर, आपको अलाउद्दीन खिलजी की प्रजा नियंत्रण नीति के बारे में बताऊंगा, जिसकी हम चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार वस्तुओं की कीमत निश्चित करी। मंडी अर्थात गल्ला बख्श में प्रथम और सबसे कठिन अधिनियम था सभी प्रकार के गल्ले के भाव को निश्चित करना। अमीर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नीन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निश्चित मूल्य में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। निश्चित किए गए मूल्य निम्नलिखित थे। गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन कर दिया गया, जौ 4 जीतल प्रति मन, चना 5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, उड़द 5 जीतल प्रति मन, मोठ 3 जीतल प्रति मन, शंकर 1.5 जीतल प्रति मन, गुड़ 1/3 जीतल प्रति मन। इस प्रकार मक्खन व घी 1 जीतल प्रति 2.5 सेर, सरसों का तेल 1 जीतल प्रति सेर। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इन वस्तुओं का दाम निश्चित कर दिया। कोई भी वस्तु इस दाम से अधिक मूल्य पर नहीं बेची जा सकती थी। इसके अतिरिक्त खाद्य सामग्रियों में जैसे दाल, फलियों की कीमत भी इसी प्रकार निर्धारित कर दी गई। आज इनकी कीमतों का आधुनिक सिक्कों और बाटों में हिसाब करना अत्यंत कठिन है। गल्ला मंडी में भावों की स्थिरता अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जब तक वह जीवित रहा, इन मूल्यों में तनी भी वृद्धि नहीं हो सकी। मूल्य कम या नीचे कर दी गई थी। कीमतें निश्चित करने के लिए सुल्तान ने अनाज बाजार और सरकारी अनाज विक्रयालय स्थापित किए। यहाँ से जनता व दुकानदार अनाज खरीद सकते थे। अनाज बाजार में 2 प्रकार के व्यापारी थे। प्रथम वे जिनकी दिल्ली में स्थायी दुकानें थी, दूसरे काफिले वाले व्यापारी जो नगर में अनाज लाते और उन्हें दुकानदार तथा जनता को बेचकर मुनाफा कमाते। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन आदेशों के परिणाम स्वरूप व्यापारियों को अधिक मुनाफाखोरी का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उत्पादन मूल्य उत्पादकों की लागत से बहुत ज़्यादा नहीं होता था। इससे उत्पादकों को इनकी लागत की उचित मूल्य भी मिलता था और व्यापारियों को अधिक मुनाफाखोरी नहीं कर सकते थे। अनाज व्यापार के सहना मलिक कबूल ने घुमक्कड़ व्यापारियों के नेताओं को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली के बाजार में नियमित रूप से अनाज लाकर निश्चित कीमतों पर बेचने के लिए राजी कर लिया। उन्हें सहना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में यमुना नदी के तट पर गांव में अपने परिवारों सहित बसने का आदेश दे दिया गया। सामान्य समय में इन व्यापारियों ने बाजार में पूरा अनाज लाने के करारनामे पर सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए। दोआब व दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के समस्त दंडाधिकारियों और राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे सुल्तान को इस आशय का लिखित करार दें कि कृषकों से उनकी उपज का 50% भू राजस्व वसूल करेंगे। इस प्रकार सारा उपलब्ध अनाज बाजार में आता था और उसे भंडार गृहों में रखा जाता था। सुल्तान ने काला बाजारी और मुनाफाखोरी पर पूर्णतः रोक लगा दी। हम बात करेंगे राशनिक व्यवस्था। मौसम के आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने शासकीय अन्न भंडारों का निर्माण करवाया। अन्न भंडार पूरी तरह भरे रहते थे। जियाउद्दीन बन्नी कहता है कि शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला था जहाँ खाद्यान्नों से भरे 2 या 3 सरकारी भंडार गृह ना हो। इन गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन स्थिति में ही घुमक्कड़ व्यापारियों को अनाज मंडी में बेचने के लिए दिया जाता था। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने राशन व्यवस्था भी लागू की। अकाल के साथ प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। नगर के संपन्न व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था राज्य के द्वारा। इस प्रकार राशनिंग की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की एक नई उपज थी। जियाउद्दीन बन्नी कहते हैं कि वर्षा के अनियमितता होने पर भी दिल्ली में अकाल नहीं होता था, किंतु कोई राशन कार्ड आदि की व्यवस्था नहीं थी। इस बाजार की देखभाल के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कबूल को बाजार के अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया। बाजार में अपनी ऊंची सत्ता के बावजूद मलिक कबूल सुल्तान के आदेशों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। सहना निरंतर सुल्तान से आतंकित रहते थे, क्योंकि उसके किसी भी दोष के लिए उसे दंड दिया जा सकता था। सराय अदल अर्थात न्याय का स्थान, जहाँ निर्मित वस्तुएं और बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल
को बेचा जाता था। विशेष रूप से यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। यहाँ पर आने वाली वस्तुओं में कपड़ा, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा व दीपक जलाने का तेल प्रमुख है। बदाई द्वार के पास एक बड़े मैदान में सराय अदल का निर्माण किया गया था। सुल्तान ने आदेश दिया कि कोई भी वस्तु चाहे व्यापारी अपने धन से खरीदे या सरकारी धन से, सराय अदल में ही लाई जाए और किसी निजी मकान या अन्य बाजार में न लाई जाए। जो इन नियमों का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता था और उसके वस्तु को जब्त कर लिया जाता था। जियाउद्दीन बरनी रेशमी सूती कपड़ों की लंबी सूची देते हैं जिनकी कीमत निश्चित कर दी गई। दिल्ली खज रेशम 16 टका, नारंगी रंग का कच्छा रेशम 6 टका, आधा रेशम बाल मिश्रित 3 टका, शीरी बाफत बढ़िया 5 टका, शीरी बाफत साधारण 3 टका, सिलहटी उत्तम 6 टका, सिलहटी साधारण 4 टका, लाल धारी वाले कपड़े 6 जीतल, नागौर का लाल अस्तर 24 जीतल, लंबा कपड़ा 1 टका में 20 गज, चादर 10 जीतल। कपड़ों की कीमतों के निर्धारण से व्यापारी दिल्ली में माल बेचने के चूक नहीं थे, क्योंकि उन्हें मुनाफा कम हो रहा था। इसका कारण था उन्हें लाभ कम होना। वे दिल्ली के बाहर कपड़ा खरीदते, उसे दिल्ली लाने में धन व्यय करते और उसे दिल्ली में सुल्तान द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचते, अतः उन्हें मुनाफा कम होने लगा। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी या मुल्तान जैसे सुदूर देशों के उत्पादकों को निश्चित दरों पर व्यापारियों को सामान बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने कपड़ा व्यापारियों को खाद्यान्न के व्यापारियों की अपेक्षा अधिक सुविधा प्रदान की। दिल्ली में व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, दीवाने रियासत में अपना नाम दर्ज कराने का आदेश दिया गया। उसे एक करारनामे पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया जाता कि वह निश्चित मात्रा में नगर में माल लाएगा और उसे नियंत्रित दरों पर बेचेगा। सुल्तान ने राजकीय कोष से मुल्तानी व्यापारियों को धन अग्रिम रूप से दिया, जिससे वह अन्यत्र माल खरीदकर नियंत्रित दरों पर सराय अदल में बेच सके। सुल्तान ने अग्रिम राशि के रूप में लगभग 20 लाख टके दिए। परमिट अंतिम अधिनियम परमिट देने वाला अधिकारी की नियुक्ति और अधिकारों से संबंधित था, जिसे परवाना नवीस कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया कि बहुमूल्य वस्त्र जैसे तबरेज, कंज माबरी, सुनहरी जरी, देवगिरी रेशम, खज दिल्ली, कमरबाद तब तक नहीं बेचे जा सकते जब तक कि परवाना नवीस से परवाना लेने वाले अमीर, मलिकों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के परिचय पत्र से वे संतुष्ट न हो। खरीदार से को खरीदी हुई वस्तु की प्राप्ति स्वीकृति के रूप में एक लिखित रसीद देनी पड़ती थी। ऐसा कालाबाजारी को रोकने के लिए किया गया, जिससे कुछ साधारण व्यक्ति उत्तम श्रेणी का कपड़ा सराय अदल में सस्ते भाव में खरीदकर प्रांतों में उसे चौगुनी कीमत पर ना बेच सके। घोड़े, दासों और मवेशियों के बाजार, इन तीनों बाजारों पर 4 सामान्य नियम लागू किए गए। किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण किया गया, व्यापारी और पूंजीपतियों का बहिष्कार किया गया, दलालों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया और सुल्तान के द्वारा कीमतों की बार बार जांच करवाई गई। सेना के लिए स्वीकृत होने वाले घोड़ों अपनी नस्ल विविधता के अनुसार 3 श्रेणी में बांट दिए गए। इसके लिए अनुभवी घोड़ों के दलालों से सहायता ली गई। प्रथम श्रेणी में 100 से 120 टके, द्वितीय श्रेणी में 80 से 90 टके और तृतीय श्रेणी में 60 से 70 टके और छोटे भारतीय टट्टू जो सेना के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते थे 10 से 20 टके के मूल्य में रखे गए। कीमतों को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के दलालों और मध्यस्थों से कठोरता का व्यवहार किया, उन्हें अपने नियंत्रण में लिया। जियाउद्दीन बनी ने कहा कि उन दिनों दलालों और मध्यस्थ अत्यंत उद्दंडी विद्रोही प्रवृत्ति के लोग थे। वे क्रेता व विक्रेता दोनों से प्रत्येक लेन देन में कमीशन लेते। वास्तव में वे लोग बाजार के राजा थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भ्रष्ट दलालों को समाप्त करने के लिए कठोर नियम भी बनाए। अगला अधिनियम यह था कि पूर्व घोड़ों के दलाल घोड़े सहित प्रत्येक 40 दिन या 2 माह बाद सुल्तान के सामने उपस्थित होंगे। उनके आने पर वह उनसे कठोर और विस्तृत जानकारी प्राप्त करता था और यह देखता था कि प्रत्येक प्रकार का घोड़ा उसकी निर्धारित कीमत में ही बेचा जाए। बन्नी के अनुसार उसने इतनी कठोरता से व्यवहार किया था कि दलाल मृत्यु की कामना करते थे। वह भय के कारण सावधान रहते और ग्राहकों को ठगते नहीं थे। तीनों बाजारों में अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर भी रखे। परिणाम यह हुआ कि 1-2 वर्षों में घोड़ों का मूल्य स्थिर हो गया। इन्हीं पद्धति से दासों और पशुओं की कीमत भी निर्धारित कर दी गई। बन्नी के अनुसार घरों में काम करने वाले दासों का मूल्य 5 से 12 टका, विषय भोग के लिए दासी का मूल्य 20 से 40 टका, सुंदर युवा दास का 40 से 30 टका,
अपने कार्य में दक्ष दास की कीमत 10 से 15% और अयोग्य युवक दास की कीमत 7 से 8% निर्धारित कर दी गई। यदि कोई व्यक्ति 1000 या 2000 मूल्य की अत्यंत सुंदर कन्या बाजार में विक्रय के लिए लाई जाती तो उन्हें कोई भी उस क्रय करने का साहस नहीं करता था, क्योंकि उन्हें भय रहता था कि कहीं गुप्तचर सुल्तान को सूचना न दे दें कि अमुक व्यक्ति इतना धनवान है कि उसे इतनी ऊंची कीमत देने की क्षमता उसमें है। ऐसा नियम पशुओं के बाजार में भी लागू किया गया। एक उत्तम बहारवाहक पशु जिसकी कीमत तुगलक काल में 40% थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 या 5% में बिकता था। दूध देने वाली भैंस 10 से 12%, दुधारू गाय 3 से 4%, मांस के लिए गाय 1 से 2%, मांस के लिए भैंस 5 से 6% और मोटी बकरी या भेड़ 10 से 14 जीतल में बिकती थी। इन बड़े बाजार के अतिरिक्त अन्य छोटी वस्तुओं के मूल्य उनके उत्पादन क्षमता के आधार पर निश्चित कर दिए गए। मिष्टान, रोटी, कंघियाँ, चप्पल, मोजे, जूते, प्यालों, मटकों, सुराहियों, सुपारी, पान, गन्ना, मिट्टी के बर्तन, रंग गुलाब और हरे पौधे अर्थात सामान्य बाजार में बिकने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य निश्चित कर दिया गया। जीवन बन्नी के अनुसार शासन द्वारा स्वीकृत मूल्य सूची वाणिज्य मंत्रालय को दे दी गई। प्रत्येक सेना को उस बाजार के लिए दर की सूची मिलती थी और वह उन्हें लागू करवाता था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि संपूर्ण देश में इन नियमों का प्रचलित करना लगभग असंभव था। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का श्रेय तो दिया ही जा सकता है कि उसने इस कठिन समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। वे लिखते हैं कि दक्षिण से प्राप्त धन के कारण मुद्रास्फीति दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में हुई थी। इसके दुष्प्रभाव रोकने में सुल्तान लगभग सफल रहा। डॉक्टर परमात्मा शरण का मत है कि अलाउद्दीन खिलजी की संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था अविवेकपूर्ण और कृत्रिम थी। यह आर्थिक नियमों का उल्लंघन करके स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था में राज्य, उपभोक्ता और व्यापारी को लाभ हुआ, लेकिन कृषक वर्ग को हानि उठानी पड़ी। जबकि जयनुद्दीन बिरती अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में प्रशंसा करता है और लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के युग का सबसे बड़ा चमत्कार वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करना था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति में मुख्य रूप से दो दोष थे। प्रथम, इसका लाभ केवल दिल्ली के आसपास तक सीमित था और सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, इससे शक्ति के द्वारा क्रियान्वित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही संपूर्ण व्यवस्था भी नष्ट हो गई। धन्यवाद।